इंतखाबी जंग 2019 यानी कि सुबह से ही लगातार इन तमाम सीटों की कवरेज हम कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर मैदान में हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज कई बड़े लीडरान की किस्मत दांव पर लगी है, जिनका फैसला आज ईवीएम में वोट के जरिए आवाम मुक़य्यद कर रही है। वहीं अगर बात करें बड़े लीडरान की किस्मत के फैसले की, क्योंकि 2014 में जिन्होंने जीत दर्ज की थी उन पर दोहरा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ये क्योंकि 2014 में हमने देखा था कि बीजेपी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था और अब बीजेपी पर यह दबाव दोहरा होता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपनी सीटों को बचा पाती है या नहीं। वहीं कांग्रेस किस हद तक कामयाबी हासिल कर पाती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं अगर एसपी और बीएसपी की उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद की बात करें तो ये इत्तेहाद क्या कुछ गुल खिलाता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कई स्टेट्स में आज चुनाव हो रहे हैं, 9 रियासतें हैं जहां पर आज इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें बिहार की 5 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी आज इंतखाबात हो रहे हैं। यहां पर 3 मरहले यानी एक सीट पर 3 मराहिल में इंतखाबात हो रहे हैं। आज अनंतनाग के दूसरे मरहले के तहत आज वहां पर पोलिंग हो रही है और इस हवाले से अपडेट हासिल करेंगे। 3:30 बज चुके हैं इस वक्त। अनंतनाग की क्या कुछ सूरत हाल है, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ या नहीं। तकरीबन 11 बजे की अगर हम बात करें तो उस वक्त 3 कुछ वोटिंग फीसद रिकॉर्ड किया गया था। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर कादरी, बताइएगा इस वक्त अनंतनाग में क्या कुछ पोलिंग फीसद रिकॉर्ड किया गया, क्या अभी भी वोटर्स पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं? जी सना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुबह से देखा जा रहा है कि जो रुझान वोटरों का था पोलिंग बूथ्स के जानिब, तो वो अभी भी ऐसा ही बरकरार है। हालांकि जो अभी वोटिंग परसेंटेज है वो जी। हेलो जी मुदस्सिर, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप अपनी बात रखें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो अभी तजावुज कर गई है, 8% के आसपास वो पहुंच गई है। लेकिन जिस तरह से तवक्को की जा रही थी दमाल हाजीपुरा जो असेंबली सेगमेंट है या फिर देवसर असेंबली सेगमेंट है, तो ऐसी जो उम्मीद लगा रखी थी कि वहां पर जो वोटिंग शरह है उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पाया है। हालांकि 3:30 के करीब बज चुके हैं और अभी आधा घंटा का महज जो है पोलिंग का वक्त है और आधे घंटे में देखते हैं कि कितनी ये पोलिंग की शरह जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरा जो अनंतनाग पार्लिमानी हल्का है, जिस तरह से आपने भी बताया कि ये 3 मराहिल के तहत जो इंतखाबात थे वो हो रहे हैं और पहला मरहला जो अनंतनाग जिले में था तो वहां पर कुछ 13.60% के करीब जो पोलिंग शरह रही थी और ये तवक्को की जा रही थी कि इसमें थोड़ा बहुत तजावुज हो सकता है, क्योंकि दमाल हाजीपुरा और देवसर असेंबली सेगमेंट्स ऐसे 2 हैं जहां पर ये तवक्को की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि पोल बाइकआउट का जो असर भी था वो भी काफी जगहों पर दिख रहा है, लेकिन जो कंडी एरियाज हैं, जो बालाई इलाके हैं देवसर या दमाल हाजीपुरा की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो वोटिंग की शरह है वो नुमाया तौर पर थोड़ा बहुत उसमें इजाफा देखने को मिला। लेकिन कोलगाम प्रॉपर की अगर हम बात करेंगे या फिर होम शालीबुग एक ऐसा इलाका है जिसकी हम बात करेंगे तो वहां पर जो पोलिंग की शरह है कदरे कम रही है, जिसका साफ तौर पर यह मतलब है कि ये जो पोलिंग फीसदी है ये 10% या फिर 10 से 12% के आसपास रह सकती है। तो दूसरा जो अमन कानून के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो होम शालीबुग ऐसा इलाका है जो काफी हसास इलाका तस्वुर किया जाता है और जहां पर अक्सर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स रोनुमा होती है या फिर जो एनकाउंटर्स ज्यादा वहां देखने को मिलते हैं, तो उस वजह से वहां पर पोल बाइकआउट का काफी अच्छा खासा असर देखने को मिला। और हालांकि इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटरान को पोलिंग बूथ की जानिब रागिब किया जा सके, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। सना, तो वोट फीसद में अभी इजाफा नहीं देखा जा रहा है। हसास मकामात पर जिस तरीके से अनंतनाग काफी हसास इलाका है और इसको लेकर 4 बजे तक ही यहाँ पर पोलिंग हो रही है। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ बने हुए। अगर आप फाइट की बात कर ले यहाँ पर अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते हुए चले कि अनंतनाग पार्लिमानी सीट से महबूबा मुफ्ती खुद इंतखाब लड़ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस ने रियासती सदर जी मीर को इंतखाबी मैदान में उतारा है। तो अगर बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की कर ली जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर हसनैन मसूदी को उतारा है। अब देखने वाली बात होगी कि इन तीनों के बीच कितनी टक्कर है। ग्राउंड की अगर बात कर लें मुदस्सिर, तो हमने देखा कि आर्टिकल 35A और साथ ही साथ 370 को लेकर तमाम लीडरान की जानिब से बातें की गई। अगर बिग फाइट की बात करें तो जिन लीडरों का मैंने नाम लिया, अगर बीजेपी की बात कर ले तो क्या बीजेपी इन तमाम तीनों लीडरान के बीच बीजेपी का लीडर कुछ अहमियत रखता है? क्या लगता है कि जो सियासी इक्वेशन है वो क्या कुछ बनता
हुआ नजर आएगा अनंतनाग से। जी सना, बिल्कुल सही है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो ग्राउंड पर ये तिकोनी मुकाबला है। जो महबूबा मुफ्ती जो साबिक वज़ीर आला रही है और पीडीपी की अभी सदर है, वो भी मैदान में है और उनके मद्दे मुकाबिल जो दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी को मैदान में उतारा है और दूसरी जानिब कांग्रेस जेकेपीसीसी के जो रियासी सदर है गुलाम अहमद मीर, तो वो भी मैदान में है। तो बराबर टक्कर इन तीनों के बीच में मानी जाती है। लेकिन दूसरी जानिब जो बीजेपी का उम्मीदवार सोफी मोहम्मद यूसुफ है, तो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह पहले भी हमने बोला कि पहलगाम एक ऐसा एरिया है जहां पर उनकी जो साख्त है वो मौजूद है। और दूसरा जो जिस तरह से माइग्रेंट वोटर्स और यहां पर जो पोल बाइकआउट की काल की वजह से जो वोटिंग की शरह कदरें कम रही है, ऐसे में जो तमाम जो नजरें हैं वो माइग्रेंट वोटर्स पर मरकूज है। अब ये देखना होगा कि जो अगला मरहला होगा, जो शोपियां और पुलवामा के लिए मरहला होगा, उसमें माइग्रेंट वोटरान की क्या शरह रहेगी और वो देखने वाली बात होगी कि जो माइग्रेंट वोट है वो किस जानिब गया होगा। और इस जो जिस तरह से यहाँ की जो पोलिंग शरह कम रही है, तो ऐसे में माइग्रेंट वोट जो है वो काफी अहमियत का हामिल है और वो भी कुछ फैसला कुन हो सकता है। तो लेकिन जो टक्कर की अगर हम बात करेंगे तो बराबर टक्कर तीनों के बीच में है। जिस तरह से हमने पहले भी बोला कि साउथ कश्मीर पीडीपी का गढ़ तस्वर किया जाता था, पीडीपी बेस्टन था साउथ कश्मीर में, तो उस वजह से जो है फिर पीडीपी ने जो अलायंस किया था बीजेपी के साथ, तो उसकी वजह से उसकी साख्त पे को काफी दचका लगा है। और दूसरी जानिब जिस तरह से कांग्रेस ने आर्टिकल 370 या फिर 35A का जो मुद्दा उबारा है, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उनका जो ये दाव है वो काम कर जाएगा। क्या वाकई तौर पर जो कांग्रेस 370 और 35A के मुद्दे को उबार कर वोट बटोर सकता है। और दूसरी जानिब जो जिस तरह से बीजेपी ने न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में 370 और 35A को मुद्दा बनाया हुआ है और उसके अगेंस्ट दोनों जाहिर सी बात है। तो ये बात रियासत जम्मू कश्मीर की है। अगर बात दीगर रियासतों की करें तो वहां पर भी चुनावी मुद्दे जो हैं वो असल मुद्दे बनते हुए नजर नहीं आए। दूर दूर तक लीडरान की जबान पे असल मुद्दे बुनियादी मसाइल नहीं रहे। वहीं अगर बात अवाम की कर ली जाए तो अवाम अपने तरक्की के एजेंडे और साथ ही साथ बुनियादी मसाइल को लेकर आज वोट कास्ट कर रहे हैं। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवाम वोट का बाइकआउट भी कर रहे हैं, वोटिंग का बाइकआउट कर रहे हैं। अगर अर्बन एरियाज की बात कर लें, मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में एक ऐसा इलाका है जहां की एक बिल्डिंग, बड़ी इमारत है, उस बिल्डिंग के तमाम लोग वोटिंग का बाइकआउट कर रहे हैं। और वहां से हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से मुहिउद्दीन जुड़ चुके हैं। मुहिउद्दीन, इन लोगों से इमारत खाली करने के लिए कहा गया, उसके बाद ये वोटिंग का बाइकआउट कर रहे हैं। इनसे सवाल ये करिएगा और ये हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऑप्शन इन्हें मुहैया कराया गया कि आप ये बिल्डिंग खाली करिए और दूसरी जगह आपको रहने के लिए जगह दी जा रही है? जी देखिए, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है। पूरा हिंदुस्तान जो है वो जमहूरियत का जश्न मना रहा है, वोटिंग हो रही है। मुंबई के अलग अलग इलाके में वोटिंग हो रही है, लेकिन साउथ मुंबई का एक ऐसा इलाका जिसे गांव देवी कहते हैं, यहाँ के बिल्डिंग टेनेंट यानी कि जे के 8 नंबर बिल्डिंग के टेनेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशानियों का शिकार है। और इसी बुनियाद पर इन्होंने जो है वो फैसला किया है कि वो इस मरतबा वोट नहीं देंगे। ये तमाम के तमाम टेनेंट हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब वजह क्या है। एक बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर सना के 200 टेनेंट्स हैं, यानी कि 1000 से ज्यादा वोटर हैं जिन्होंने इस इलेक्शन का बाइकाट करने का ऐलान किया है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि एक बात ये बताइए कि आपने जो बाइकाट का ऐलान किया है इसकी वजह क्या है? हमारी वजह यह है कि हमारे जो कंसेंट लिए गए हैं और डेवलपमेंट के लिए हमने जो राजी खुशी हमने दी थी, वो कंसेंट हम पाल ही नहीं रहे हैं। हमको घर के बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। हमने सभी को अप्रोच किया, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबके पास गए, लोकल पॉलिटिकल लीडर सबके पास गए, लेकिन कोई हमको दाद नहीं देता। आखिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपका मुतालबा क्या है, आपका डिमांड क्या है? बोल रहे कि जो महाड़ा इनको एनओसी दे रही है वो 2008 की एनओसी है, 2009 में खत्म होती है। आज 2018 तक उन्होंने कुछ नहीं किया और उनके ऊपर ही एनओसी बढ़ा रहे। सवाल ये है कि आपको कहीं और जगह दी गई कि कहीं दी गई जगह? हमने हमको यही बताया गया था कि आपको कहीं बाहर नहीं भेजेंगे, यहीं पे रुकवा के आपका जितना पोर्शन कट होगा उतने में ही आपको जगह करके देंगे। और लेकिन आज के दिन में हमको ऐसा आ रहा है कि सब लोग को बाहर जाना पड़ेगा, हमको फ्लैट मांगता है। हम बोले हम वो वैसा करने नहीं देंगे। मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि आपको इस जगह से बाहर निकाले, अपनी जगह से, और आपको कहीं और शिफ्ट करे और यहाँ पे बिल्डिंग बनाए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपने जो है वो किन किन लोगों को शिकायत की इस बारे में?
म्हाडा पहले हमारा शिकायत है। म्हाडा से हम लोग एनओसी कैंसलेशन के लिए इतने बरस हम लोग ये करते, म्हाडा हमारे सुनते नहीं, उनका एनओसी बढ़ा के देते हैं। देखिए सना, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग है जो हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्डिंग में जो है वो 200 मकानात है और 200 मकानात में जो है वो 1000 से ज्यादा अफराद है। आज जब इन्होंने जो है वो इलेक्शन का बाइकाट का ऐलान किया तो यहाँ पर कुछ लोग आए, पॉलिटिशियन लोग भी यहाँ पे आए आपको मनाने के लिए। सबसे पहले मैं 18 न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे आपके माध्यम से हमारी जो शिकायतें है, हमारी जो प्रॉब्लम है, जो आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार तक बता सकते हैं कि हम किस दुविधा से गुजर रहे हैं। बड़े पॉलिटिशियन आके दोनों भी चले गए हैं, दोनों ने हमारे साथ बातचीत की, पर कोई हमारा दखल अंदाजी नहीं ले रहा और हमारे लिए कोई भी हेल्प नहीं कर रहे अभी तक। आप जो दो पार्टी के पॉलिटिशियन आपके पास आए थे, उन्होंने क्या कहा आपसे? हम वोट करो, आप बहिष्कार मत डालिए, बस इतना कहा। हमने कहा नहीं, हम किसी को वोट करेंगे। आपने जो है वो उन्होंने कहा कि हमको वोट कीजिए, तो क्या आपने उनको कहा नहीं कि हमारा प्रॉब्लम है? हमने हमारे सारे प्रॉब्लम्स उनको बता दिए हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ये मुद्दा है, बट सुनते हैं, करेंगे, ऐसे बोलते हैं और किसी ने वादा नहीं किया कोई पॉलिटिशियन ने आपसे? नहीं, वादा तो करते, सभी वादा करते। अभी जब आए उन्होंने, अभी जब आपको कहा क्या आके वोट कीजिए मनाने के लिए, तो कोई वादा किया? आज जब हमने सुबह बहिष्कार किया, आप आए, वैसे और भी न्यूज चैनल आए थे, तो उनको पता चला, तो दोनों साइड के बड़ी पार्टी के कैंडिडेट्स के जो कार्यकर्ता है वो आए और बोले कि हम आपका काम पहले भी कर चुके थे, थोड़ा आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है, लेकिन कुछ ऑन पेपर नहीं है। हमको जो एनओसी कैंसिल करना था वो कैंसिल नहीं किया है, ऊपर से हमको 95 एक्ट लगा के बाहर निकाल रहे हैं। हमने बोला कि 95 एक्ट तो स्टॉप करा दो, आज के आज स्टॉप करा दो, तो वो नहीं। हम आश्वस्त करते हैं कि 2 तारीख को कुछ मीटिंग ली जाएगी, कर दिए जाएंगे, लेकिन हम बोले 10 साल से आप आश्वस्त कर रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं किया। एनओसी वोट लेना चाहते हैं? जी, वो हमारे वोट लेना चाहते हैं, इसी 10 साल से हम दे रहे हैं वोट उनको। लेकिन सवाल ये है, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, आप एक बात ये बताइए कि ये कितना सही लगता है आपको कि अगर आपका के काम नहीं हो पा रहे हैं तो आप जो है वो वोटिंग का बहिष्कार करें? वोटिंग का बहिष्कार करने की वजह यही है कि हमको किसी का साथ नहीं मिल रहा है, उसके लिए बहिष्कार कर रहे हैं हम। लेकिन डेमोक्रेसी ने आपको राइट दिया है वोट करने? राइट दिया है, बराबर है, लेकिन आज जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वोटिंग करके मतलब तो होना चाहिए। मैं आज अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। ये जो हमारा राइट है, इलेक्शन है, वोट करना हमारा राइट है। ये जो कैंडिडेट यहाँ पर है वो हमें कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे, तो हम अगर कुछ भी नहीं बहिष्कार कर रहे तो इसलिए हमारी बात पहुंच रही है जनता तक। नहीं होते तो हम 5 बजे जाके नोटा करेंगे, लेकिन इन दोनों को नहीं देंगे जो बड़ी बड़ी पार्टी। जाहिर सी बात है, वोटर्स की नाराजगी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मुयुद्दीन, आपके पास दोबारा लौटेंगे। अगर हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई वीआईपी सीट्स हैं जहां पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर दिग्गज हस्तियां मैदान में हैं। अगर बात हम कन्नौज की कर लें तो कन्नौज की सीट भी कुछ ऐसी है, क्योंकि कन्नौज की सीट पर साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश की उनकी अहलिया डिंपल यादव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने सुब्रत पाठक को इंतखाबी चुनावी अखाड़े में उतारा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुद कन्नौज से जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, इस वक्त आप कन्नौज में मौजूद हैं। सियासी पारी की बाद में हम बात करेंगे। इस वक्त अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो क्या पोलिंग बूथ्स पर अभी भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि शाम तक वोट डाले जाना है? क्या कुछ सूरत हाल दिखाई दे रही वहां पर? देखिए, फिलहाल कन्नौज में जो टेम्परेचर है वो करीब 43-44 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो ऐसे में जो दोपहर का वक्त है 2 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे के करीब का वक्त, इसमें आमतौर से वोटिंग परसेंटेज और लोग बूथों पर आना पसंद नहीं करते हैं। सुबह के वक्त की अगर बात करें तो बहुत लंबी लंबी कतारें लगी थी। उम्मीद की जा रही है कि अभी देर शाम में एक बार फिर से वो कतारें नजर आएंगी। और फिलहाल जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात है वो 44% से ज़्यादा अभी फिलहाल 3 बजे तक का जो ऑफिशियली आंकड़ा आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो है। उम्मीद किया जा रहा है कि जो है कन्नौज फर्स्ट डिवीजन यानी 60% नंबरों के साथ पास हो सकता है। हालांकि थोड़ा स्लो वोटिंग जरूर है, थोड़ा मौसम जो है बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता है या साजगार नहीं कहा जा सकता है, और शायद थोड़ा मुश्किल से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और मौजूदा वक्त में क्योंकि ये पूरा इलाका बड़ी आबादी और 80% आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग खेती करने के लिए भी दोपहर के वक्त में जो है जाते हैं। तो शायद शाम में जो फाइनल परसेंटेज आए तो पता चले कि वोटिंग
परसेंटेज क्या रहा है। फिलहाल ये सीट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3 बार साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, 2 बार उनकी वाइफ रह चुकी हैं। अगर वो इलेक्शन जीतनी है तो उनकी हैट्रिक होगी। हालांकि बहुत कांटे की टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार के साथ है। पीएम मोदी खुद बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए थे। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो आए थे, दोनों डिप्टी सीएम भी उनकी इंतखाबी जो है रैलियों को बोलने के लिए आए थे। फिलहाल बहुत ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है। हालांकि ये बहुत संगीन कई सारे एलिगेशन लगे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, यहाँ के एसपी पर, कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो अहलकार थे उनको रेड नोटिस जारी करके घरों में नजरबंद कर दिया। हालांकि डीएम ने इस पूरी बात से ना इत्तेफाकी जाहिर की, लेकिन जो न्यूज़ 18 के पास जानकारी तमाम मिली है, उनके कागजात जो रेड नोटिस के देखे उसमें बात जाहिर होती है कि उनको घरों में कैद किया गया है, नजरबंद किया गया है। तो ऐसे में हालात यहाँ कशीदा तब ज्यादा हो गए थे जब जो है अखिलेश यादव ने खुद पूरे मामले पे आईजी जोन कानपुर को फोन करके इस पूरे मामले पर जो उनको कहा था कि ये गलत हो रहा है और खासतौर से डेमोक्रेटिक जो वेज हैं, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर जो है नस्तनाबूद किए जा रहे हैं। फिलहाल वो तमाम लोग जिनको रेड नोटिस जारी की गई समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो लोग अभी भी घरों में नजरबंद हैं। वोटिंग बदस्तूर जारी है। कुछ जगहों पर ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर देरी से ईवीएम काम करना शुरू किया है और 60 से 70 ऐसी जगह हैं मुस्लिम इलाके जहां पर ईवीएम खराब रहा, 1 से 2 घंटे लग गए बदलने में। तो तमाम बातें निकल करके आ रही। हालांकि इलेक्शन कमीशन तमाम बातों से इनकार करता है, लेकिन जमीन पर दिक्कतें और परेशानियां हमारी टीम को देखने को भी मिली हैं। तो तमाम मुस्लिम इलाके, यहाँ पर मोहम्मदिया इंटर कॉलेज का कैंपस है, वहां पर भी लोग लंबी लाइन लगा करके कतारें देखी गई। तो कुल मिलाकर कन्नौज में इलेक्शन तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा भी है। वो जाहिर सी बात है, इन्हीं तमाम चीजों को न्यूज़ 18 लगातार उठा रहा है और मसाइल जो हैं आवाम को पेश आ रहे, दरपेश हैं, उनसे रूबरू करा रहा है सियासतदानों को और लगातार अपील भी कर रहा है जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है वो अपने घरों से निकलें और जल्द से जल्द अपने जमहूरियत के जश्न में शामिल होते हुए अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें, क्योंकि मौका है, ये मौका बार बार नहीं आएगा, 5 सालों के बाद ही ये मौका आपके हाथ आएगा। इसलिए अच्छी सरकार चुने, अपना नुमाइंदा जो आपको मनपसंद आपका नुमाइंदा है, जो उम्मीदवार जिसे आप पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको घर से निकलना होगा। अगर 2014 की बात कर लें अलाउद्दीन, जिस तरीके से हम बात लगातार करते हुए आ रहे हैं कि 2014 में डिंपल यादव की जीत उस वक्त हुई थी जब मोदी लहर थी। उस वक्त डिंपल यादव ने तकरीबन 20,000 वोटों से ही जीत दर्ज की थी। इस बार मोदी लहर जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती, ऐसा सियासी जानकार कहते हैं जमीनी सतह पर। तो क्या यह माना जाए कि सुब्रत पाठक कहीं ना कहीं पीछे होते हुए इस फैक्टर पर नजर आएंगे? थोड़ी सी जल्दबाजी होगी ये कहना, इसलिए क्योंकि बात आपकी सच है कि 2014 में मोदी वेव जबरदस्त थी, उसमें 20,000 से उन्होंने जीत हासिल की थी। फिलहाल 2 बातों पर बात करना बेहद जरूरी है। एक तो डिंपल यादव की अगर फेवर की बात करें, ये खुद समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं, बीएसपी का उनको फेवर है, साथ में कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। इसके अलावा यहाँ पर गठबंधन की तरफ से एक बड़ी रैली की गई थी जिसमें मायावती ने मंच को शेयर किया था। हम तमाम लोगों ने देखा था कि डिंपल यादव ने मायावती के उसमें पैर भी छुए थे, उनसे दुआएं भी ली थी। उन्होंने मंच से इस बात को कहा भी था कि हमारे तमाम लोग इनको वोट करें। एक पहलू ये डिंपल को लेकर के हो गया। दूसरा पहलू ये है जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि सुब्रत पाठक यहाँ के बड़े इत्र फरोश है, इत्र व्यापारी बड़े हैं और वो मजबूत जो है माने जाते हैं। लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ी बात यह है उनके फेवर में जो चीजें जाती हैं कि बड़े नेता उनके कैंपेनिंग के लिए आए थे और जिस तरह समाजवादी पार्टी मौजूदा वक्त में जो एलिगेशन लगा रही है वो बहुत गंभीर है। अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 1-1 घंटे और खासतौर से वो पोलिंग स्टेशन जहां पर डिंपल यादव के वोट ज्यादा हैं, अगर वोट शेयर रुक जाए 1 से 1.5 घंटा पोलिंग, तो आप साफ तौर से समझ सकती हैं कि दोबारा वापस पोलिंग स्टेशन पे कौन आता है, अपने काम में लोग मसरूफ हो जाते हैं। अगर ये तमाम बातें हैं तो कहीं ना कहीं से वो वोटों का शेयर, वो वोटों का नुकसान गठबंधन को होगा, यानी कि सीधा डिंपल यादव को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में 2 चीजें देखने वाली होंगी कि आखिर ये जो एलिगेशन लग रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर वो कितना ज्यादा जो है गंभीर हैं। हालांकि जो हम लोगों ने चीजें देखी हैं, कमियां आई हैं, दिक्कतें कहीं ना कहीं आई हैं। कुछ जगहें तो ऐसी थी जहां पर अगर जो वोटर लिस्ट में नाम थे, अगर हिंदी में नाम लिखा है और किसी का नाम हाजी सुल्तान है और उसका नाम सुल्तान लिखा हुआ है और हाजी जो है नहीं लगा हुआ है, उसके बाद उसके पास सारे कागजात भी हैं, वोटर आईडी कार्ड भी है, आधार भी है, पैंस भी हैं, तो भी ऐसी जगहों पर शिकायत आई कि उनको वोट नहीं डालने दिया गया। अगर ये आंकड़ा बढ़ता है, जाहिर सी बात है ये मसले मसाले जिसे न्यूज़ 18 लगातार उठा रहा है अपने इस मंच
मंच पर के या जरिए। कागजों पर और जो आंकड़े हैं, हमारे साथ वो हमारे नुमाइंदे केवल मजीद तफसीलात के साथ कन्नौज से बने हुए हैं अलाउद्दीन। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ अपडेट फराहम करने के लिए। तो 2019 का इंतखाबी जंग जारी है। वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया उनसे अपील है न्यूज़ 18 उर्दू की कि वो घर से निकले और वोट कास्ट करें।